इस साल कई खबरों ने आपको चौंकाया होगा। कोरोना के चलते इस साल सभी क्षेत्रों में भारी बदलाव आया है। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलाव के बारे में आपको बतलाने की कोशिश करूंगा कि आज़ादी के बाद से इस दिशा में कितने प्रयास हुए, विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पढ़ाई कितनी आगे है, आने वाला समय कैसा होगा, मतलब वो सारी बातें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत कई समस्याओं से जूझ रहा था। शुरुआती समय में 80 लाख लोग सीधे तौर पर इस बंटवारे से प्रभावित हुए थे। फिर भारत पाक चीन के साथ युद्ध में उलझा, साथ ही भयानक सूखा भी झेला गया। इन सब के बीच हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम किया। जो लोग नेहरू की नीति से परेशान हैं उन्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। IIT खड़गपुर, IIM हैदराबाद, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, साथ ही कुछ बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर काम किया गया। नेहरू का सपना था कि भारत अपने प्राचीन काल की तरह ही आधुनिक समय में भी सर्वोपरि रहे। लेकिन आज की स्थिति सबको पता है कि भारत के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कितनी है। विश्व में शिक्षा के स्तर को मापने के लिए PISA नामक एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें नंबरों के आधार पर भाग लेने वाले देशों को रैंकिंग मिलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2009 के बाद से भारत ने इस टेस्ट के लिए आवेदन ही नहीं किया। लेकिन इस साल आत्मविश्वास से लबालब केंद्र सरकार ने इस टेस्ट के लिए आवेदन किया है। 2009 में भारत की निराशाजनक रैंकिंग आई। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली शिक्षा नीति की घोषणा की। यह कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। इस समय सरकार का एकमात्र लक्ष्य था कि भारतीयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही यह शिक्षा सभी नागरिकों को मुहैया कराई जाए। चलिए संक्षिप्त रूप से जानते हैं कि इस शिक्षा नीति के मापदंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 साल तक सभी बच्चों को शिक्षा लेनी अनिवार्य कर दी गई। सरकार ने इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा कि कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित न रह जाए। शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए शिक्षक का सम्मान, उसकी भाषा पर पकड़, उसकी सोच में मौलिकता, विदेशी तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति में 3 भाषा का फार्मूला पेश किया गया, जिसमें छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा की भी जानकारी हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया। जाति, धर्म, क्षेत्र विशेष, अल्पसंख्यक, शारीरिक रूप से अक्षम सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। पूरे देश में शिक्षा की एक समान संरचना को लागू किया गया। उच्च माध्यमिक स्तर से कॉलेज तक के 10+2+4 पैटर्न पर लागू किया गया। सरकार को ये समय समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा अनिवार्य कर दी गई और यह सब योजना को इंदिरा गांधी सरकार ने बखूबी अंजाम दिया। चलो, ये बात हुई कोठारी समिति की। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार ने दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें पुस्तकालय और कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें बाद में 1992 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने जरूरी संशोधन किए। तो चलिए अब जानते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। सच कहूँ तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुए, बस इतना समझ लीजिए कि पुरानी शिक्षा नीति पर ही ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए कई विकल्प खोले गए। बच्चों के पौष्टिक आहार को मिड डे मील के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के संसाधनों को बढ़ा दिया गया। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्रों के लिए आवास और पुस्तकालय की स्थापना पर जोर दिया गया और गैर सरकारी संगठनों को देश में शिक्षा की जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब बात करते हैं अपने न्यू इंडिया की, डिजिटल इंडिया की। जानते हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या कुछ बदलने वाला है और इसमें भविष्य में क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो यह समझ लीजिए कि इस बार केंद्र सरकार आपको 3 इडियट का रेंचो बना सकती है, क्योंकि अब आप अपने पसंद का विषय चुन सकते हैं। ब्रिटिश शिक्षा क्षेत्र के विपरीत सरकार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम पर विशेष फोकस करना चाहती है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे बता रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था में यदि 4 साल के बीटेक या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला छात्र किसी कारणवश यदि कोई आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसके पास कोई उपाय भी नहीं होता है, उसकी पिछली पूरी मेहनत बेकार हो जाती है।
लेकिन इस नए सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 और 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे ऐसे छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो वह पूरी कर सकता है। इस नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो और भी अहम बदलाव किए गए हैं, उनमें 3 और 4 साल के डिग्री कोर्स शामिल हैं। इसके तहत जो छात्र शोध के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम होगा। इस दौरान जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वे इसके लिए सिर्फ 1 साल का MA करके 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के तहत सीधे PhD कर सकते हैं। इसके साथ ही शोध को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन भी गठित किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा और स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। इसके बाद की कक्षाओं में इसे प्राथमिकता में रखा जाएगा, यानी कि उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको किस भाषा में आगे की पढ़ाई रखनी है। स्कूल और उच्च शिक्षा में संस्कृत का विकल्प मिलेगा। सेकेंडरी लेवल पर आप कई सारी विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, पुर्तगाली, रूसी, कई और भाषाएं आपको चुनने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी राज्यों और ज़िलों में डे टाइम बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करने का विचार किया जा रहा है, जिसमें आप कला में के रूप में करियर बना सकते हो या खेल से जुड़ी कोई भी गतिविधियाँ, चाहे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी खेलते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या इस शिक्षा नीति के बदलाव से भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ पाता है या नहीं। वैसे सच कहा जाए तो अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। भारत के कई प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की हालत खस्ता है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस के चलते अच्छी शिक्षा का एक सपना बना हुआ है। प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन के बजाय थ्योरेटिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, आज भी उच्च शिक्षा हासिल करने का मतलब ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि अच्छी नौकरी तलाश करना है। आज भी आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नौकरी से ही जानते होंगे। आपकी नॉलेज मायने नहीं रखती। पढ़ाई का स्तर पुराने पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। मॉडर्न डिस्कवरी के बारे में बात करना या यूँ कहें वर्तमान स्तर पर होने वाली घटनाओं पर कम फोकस किया जाता है। रटने वाली पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिस कारण आए दिन राज्य विशेष के टॉपर सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर अब क्या होने वाला है। लेकिन मुझे खुशी है कि GDP का 6% शिक्षा में लगना पहला अच्छा कदम है। बाकी तो सरकार की इस नीति पर संसद क्या राय रखती है, इसे देखना बाकी है। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत भी अगर चरितार्थ होती है तो भारत अपने भविष्य के उन्नति पथ पर अग्रसर हो सकता है। आपको यह वीडियो कैसे लगी तुरंत कमेंट करें, और कुछ अन्य बातें जो आप जानना चाहते हो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।